बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और रमज़ान और हम में आज हम एक सवाल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो कि हमारी आदत सी भी है सवाल करने जी। की। आज क्या सवाल है? आज सवाल है सबीन, ज़रा रूटीन चेंज हो जाती है ना आपकी, सोने जागने की, खाने पीने की, हर चीज़ की, आपकी ऑफिस की रूटीन। जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन का टाइम 6:30 बजे है। जब रूटीन चेंज होती है तो ज़रा उसका एक इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर भी आता है। तो मैं सबसे पहले नींद से मुतालिक पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि आप नींद को कैसे पूरा कर रहे हैं। और आप बताइए, जो हाई निकली है ना सबीन की, इस पर मुझे बताएं। मतलब इतनी रौनक होती है रमज़ान की और इतना मतलब एक खूबसूरत सा टाइम होता है कि कैसे बंदा उसको बयान करे कि पता ही नहीं चलता कि सहरी तक का वक्त कैसे गुजरता है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो एक टाइम होता है जहाँ पर इबादत अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ एक फैमिली बॉन्डिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कि आप सहरी तक कोई ना कोई, अगर बच्चों को देखें वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, यंगस्टर्स हमारे बाहर निकले हुए होते हैं, घर में भी कुछ गेम्स खेली, लूडो खेली जाए या इबादत हो रही होती हैं मुख्तलिफ, कि लोगों की कोशिश होती है तहज्जुद पढ़ लें या मस्जिद। तो वो उस लिहाज से मतलब आपका दिल ही नहीं कर रहा होता कि आप सहरी तक मतलब आप सोएं। आपका दिल करता है आप जागे और उसके बाद फजर की नमाज पढ़ के आराम से आप सोएं। तो इसमें आप एक चीज़ ऐड कर लेती हैं कि सहरी में मैं अपनी अम्मी की हेल्प करा देती हूँ। वो तो फर्ज है ना, वो तो मतलब आपको करवानी चाहिए। और करवाई थी। देखिए, हर इंसान सीख रहा होता है। आंटी आप सुन रही होंगी, आप जरूर बताइएगा मुझे कि सबीन आप जो कह रही है वो सही कह रही है। हर इंसान सीख रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। और हर दिन किन्ने रमजान चाहिए तो सीखना, हर दिन कोशिश होती है कि कुछ अच्छा कुछ नया करे बंदा। तो एक दिन में ये भी करके दिखाऊंगी जो आप कह रहे हैं। वो दिन कब आएगा ये मुझे नहीं मालूम। एक सेकंड, बेगम की कितनी हेल्प करते हैं जल्दी बताएं जरा। खासी करता हूँ। खासी करते समझ गए होंगे आप, ये जो पॉज बीच में लिया गया है इसमें खासी से क्या मतलब है? नहीं, मैं कोशिश वैसे पूरी करता हूँ जितनी मैं हेल्प कर सकूँ। अच्छा, क्या करते हैं? अच्छा, कल की सहरी में आपने क्या किया? नहीं, सहरी में तो कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसी बात होती है ना, मतलब लेकिन एट द सेम टाइम आई बिलीव कि बड़ा ज़रूरी है कि आपके घर में आप अपनी बेगम की हेल्प करें, अपनी अम्मी की हेल्प करें, अपनी बहन की हेल्प करें। मतलब मिल बांट के जो हम एक समा की खूबसूरती की बात कर रहे हैं ना, वो आप लोगों ने खुद ही बनाना होता है। और वो यही है कि मिल बांट के सब करना है। बिल्कुल ऐसा चाहिए। तो बात हमने घर की किया ना सबीन, हम थोड़ा सा घर से के बाहर निकले। अच्छा, ज़रा वो मामला नहीं होता कि हम कहें जी कि आपके पड़ोस में कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं, जो जनरली हम देखते हैं कि जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं आसपास नॉर्मली ऐसा इशू नज़र नहीं आता आपको। लेकिन जब हम पड़ोस की बात करते हैं उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके राइट पे या लेफ्ट पे घर में रहने वालों का आपने ख्याल करना है। इससे मुराद एक पूरा एक एरिया है जिसमें आप रहते हैं, उसमें आप ज़रूर देखें आसपास कोई झोंपड़पट्टी हो सकती है, कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो बेघर हो, जो किसी जगह बस वैसे ही बैठा हो, रहता हो। एट द सेम टाइम आपके मोहल्ले में आपके आसपास कोई ऐसी खातून या ऐसा शख्स हो सकता है जो अकेला रहता हो, फैमिली ना हो या साथ ना हो, अकेला हो। सफ़ेद पोस्ट होते हैं सभी। एट द सेम टाइम आप ये देखें वो चूँकि अकेले होते हैं, कोई फैमिली में होता नहीं है। क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि अच्छा वो बच्चे जी बाहर रहते हैं या कोई और है तो साथ रहता नहीं है। अब ऐसे में कैसे आप उनका ख्याल रख सकते हैं, ये भी आपने कोशिश करनी है। तो ये अहद करें अपने आप से कि अपने आसपास जितना मैक्सिमम आप कोशिश कर सकते हैं किसी की ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए आप ज़रूर लेकर आएँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं आगे। एक वो चीज़ जो कि जिसने आसानी फिलहाल नहीं क्रिएट की भी, वो है मौसम। मौसम ने एक ऐसी कलाबाजी मारी है कि एक बार फिर बर्फ़ की बारी आई है। बर्फ की बारी आ गई है क्योंकि मौसम ने ली है कलाबाजी। हाँ, हुआ ये जनाब के नारान हो, कागान हो, चित्राल हो, स्वात हो, यानी कलाम मालम जब्बा या नीलम वैली की हम बात करें, या बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर बर्फबारी नॉर्मली तो होती है सर्दियों में, लेकिन अभी जाते जाते ये ठंड एक और बर्फबारी का स्पेल लेकर आई है। और आज़ाद कश्मीर हो या बहुत से ऐसे पहाड़ी इलाके, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बर्फबारी हुई है। और इसी तरह पारा चुनार की बात करें, कुरम की बात करें, वहाँ पर बारिश है। शांगला और करक यहाँ पर वक्फे से बारिश हुई है। वादी नीलम और जेलम वैली में बर्फबारी हुई है, मौसम सर्द हो चुका है। और जहाँ पर हम हैं वहाँ पे क्या हालात है? तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे से बारिश हो रही है और अभी तक बारिश हो रही है। कोई 8-9 बजे तक कहा जा रहा है कि बारिश रहेगी। तो बारिश अच्छी मजे की बारिश हो रही है। अच्छी बात है। मुझे है कि सर्दियां जाते जाते बता गई हैं। नहीं, दोबारा हीटर ऑन करने पड़े। मैं आई थी। हाँ, नहीं, वैसे इतना भी नहीं है हीटर ऑन करने वाली। अगर हम मतलब बड़े शहरों की सिर्फ बात करें, नॉर्दर्न एरियाज की बात नहीं भी, छोटे बच्चे घर में रहते हैं सबीन, इसलिए मजबूरी आगे बढ़ जाते हैं जी। इनको नहीं पता सेंसिटिविटीज का, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, आज को हीटर ऑन करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें जो आपसे शामिल कर लेते हैं, शेयर करते हैं। मारूफ गुलकार आतिफ असलम की बात करते हैं। माह रमज़ान की आमद पर उनका नया कलाम अल्लाहू अल्लाहू रिलीज़ किया गया है।
और दुनिया भर के मुसलमानों को एक तोहफ़ा दिया उन्होंने। ताजदार हरम हो, मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम हो, वही खुदा है। और उसके बाद अब उन्होंने इस रमज़ान की आमद पर दिलों को छू लेने वाली अपनी आवाज़ में एक नया कलाम अल्लाहू अल्लाहू जारी किया, जो कि बादशाही मस्जिद में मनाज़िर भी ज़ाहिरा में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, खूबसूरत मनाज़िर बादशाही मस्जिद के। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर हमारे पास है और वो है दुबई से, जहाँ एयरपोर्ट से एक जादूगर को पकड़ा गया। बड़ी चौंका देने वाली खबर थी। अब जादूगर का सामान उसके पास मौजूद था और वो जब्त कर लिया गया। अब वो अफ्रीका से दुबई पहुंचा और दुबई हुकाम ने शहरियों को धोखे में ना आने की हिदायत भी कर दी और साथ में जितने भी उसके पास सामान मौजूद था वो उन्होंने जब्त कर लिया है। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महंगाई की, जो कि इस वक्त हम बेकाबू है। अशिया खुरनोश की कीमतें कम नहीं हो रही। पेशावर हो, रावलपिंडी हो, मुल्तान हो, शेखपुरा, कराची, प्याज की कीमतों की अगर बात की जाए, हर चीज 300 रुपए से ऊपर प्याज आपको मिल रहा है। मुल्तान में लहसुन और अदरक की फी किलो कीमतें 600 रुपए से ऊपर चली गई हैं। लाहौर, मुल्तान और कोयटा समेत कई शहरों की बात की, जब वहाँ पर फी किलो चिकन की कीमत भी 600 रुपए से ज्यादा चली गई है। तो ये हालात हैं इस वक्त के आपके घर में वो वाली चीजें जिनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। क्या करे इंसान? खाना तो पकाना है, खाना तो खाना है। एक गरीब इंसान क्या करे, मिडिल क्लास इंसान क्या करे, वो तो अफोर्ड नहीं कर पाता। और इवन जो फ्रूट्स हैं वो भी बहुत महंगे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात इसराइल की। जो बर्बरियत होते हैं, जिस तरह से इसराइली हमले हो रहे हैं गजा में, उसकी बात कर लेते हैं। कोई कमी नहीं आई। रमज़ान का महीना है, रहमत का महीना, लेकिन आप ये देखिए कि इसराइल वहाँ पर क्या कर रहा है। 24 घंटों में मज़ीद 67 फ़लस्तीनी निशाना बन चुके हैं और इन शहदा में फ़लस्तीनी फ़ुटबॉलर मोहम्मद बरकत भी शामिल हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद अब 31,112 हो चुकी है। शिमाली गज़ा की बात करें, शदीद ग़ज़ाई किल्लत है और मज़ीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। अच्छा, कुछ फुटेज भी सामने आ रही थी सभी, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर, लास्ट रमज़ान एंड दिस रमज़ान कंपैरिजन किया जा रहा था कि पहले रमज़ान की क्या फेस्टिविटीज़ थी, क्या रंग थे, क्या रौनक थी, और आज क्या है वहाँ पर जिस तरह से बर्बादी के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, वहाँ से वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये तो नाज़रीन हो रहा है गज़ा में, और ज़ाहिर इसकी बात जितनी की जाए वो कम है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हमें आवाज़ उठानी है। आगे बढ़ते हैं रमज़ान और हम में इस ट्रांसमिशन में अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि है मज़ेदार पकवान। आज दूसरा रोज़ा है और दूसरी इफ्तारी होगी और देखा जाएगा कि हर घर में क्या बने। मेन्यू डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सबा आफ्ताब हमारे साथ होती है, जो कि आज का मेन्यू सबके लिए आसान बना देती हैं और आसान की मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती हैं। और स्पेशली बच्चों की बात करें सभी, बच्चों की अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं ना। बच्चे जिद भी कर रहे होते हैं कोई स्पेसिफिक चीज खाने की। अच्छा, बच्चों को कुछ चीज़ी चीज भी चाहिए, लेकिन साथ में हेल्दी भी हो। हेल्दी भी हो, ऑफ कोर्स। तो सबा आफ्ताब की तरफ चलते हैं अपने सेगमेंट में। सबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सबा, आज क्या बन रहा है आपके किचन में? आज एक वेरिएशन बन रही है। हमने वैसे रेगुलर बेसिस पे या कभी कभार ऑन एंड ऑफ आप लोगों ने हैश ब्राउन्स खाए हैं और एवरीवन हैज़ अ स्लाइट आइडिया कि व्हाट हैश ब्राउन्स आर। उसको थोड़ा सा देसी एलिवेशन दी है, यानी मसाले ऐड किए हैं उसके अंदर, और उसके बाद वी आर यूजिंग हैश ब्राउन्स एज बेस फॉर आवर पिज़्ज़ा। सो वी आर नॉट यूजिंग ब्रेड नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन उसी हैश ब्राउन को एज बेस फॉर आवर पिज़्ज़ा। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो हम ना ये करेंगे, सबसे पहले हैश ब्राउन्स के लिए हम ये ले लेंगे पोटैटोस। इसके अंदर हमने ले लिया है ग्रेटेड आलू को कद्दूकश कर लें छील के, सही है। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ये ना मेरा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, क्योंकि आलू का ना कलर बेसिकली चेंज हो जाता है जब आप उसको छील के और काट के उस तरह से रख लेना। तो उसको थोड़ा सा पानी में यानी सोक करके रखें, स्पेशली शो के पर्पसेस के लिए। तो वो उसका कलर देखें, अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा ऑफ कोर्स, तो ये कलर अभी भी रिटेन किया हुआ है इसने, नहीं तो ये वो ऑरेंजिश ग्रेश सा होने लग जाता है, सही है। सबा, इससे पहले कि इसे आप कंटिन्यू करें, अगर क्विकली ये बता दें कि इस डिश के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्विकली साथ बता दें, और फिर हम इससे मिक्सिंग और जो भी आप प्रोसेस आगे बढ़ा रही हैं उस पर हम चले जाते हैं। हमने स्टार्ट किया है ग्रेटेड आलू से, फिर कॉर्नफ्लावर डाला है, फिर लाल मिर्च डाली है, ग्राउंड क्यूमन डाला है, पिसा हुआ जीरा, ठीक है। उसके अंदर डलेगा नमक थोड़ा सा हस्बे जायका, और यानी ज़्यादा सा ही रखें क्योंकि आलू वैसे ब्लैंड होता है ना, तो उसमें एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ नमक चाहिए होती है टू कीप इट फ्लेवरफुल। और फिर काली मिर्च ऐड किया है, हल्का सा इसमें हल्दी चली जाएगी या ग्राउंड टर्मरिक। दैट्स इट, वी आर डन। मसाले हो गए, इसको मिक्स कर लें। यस, और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। साइड पे मैंने वैसे ही चूल्हा ऑन करके रखा हुआ है, और उसके अंदर हम थोड़ा सा अपना डालडा कुकिंग ऑयल डालेंगे, बिकॉज इट्स लाइट एंड फ्रेश एंड गुड फॉर हेल्थ, फॉर हेल्दी फ्राइंग बेसिकली।
तो अगर आप यूज़ करें घर पे भी तो अच्छा रहेगा। और डालडा आपके लिए लेकर आ रहा है ईद से पहले ईद ही। यस, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा था। अब हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, बताएं। यस, 250 रुपए की बचत के साथ बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, 1 to 2 टेबल स्पून। और फिर आपने बेसिकली इसको स्पून से ही ना ऐड कर देना है। थोड़ा सा हल्का ही रखते हैं ताकि वो मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं एक साथ। सही है। अच्छा, ये मिक्सचर रेडी हो गया है। सुकून एक दिन बल्कि मुझे लगता है अल्टरनेट डेज पे ऐसा होना चाहिए। मैं तैयार हूँ, बस आप मुझे 5:30 बजे छुट्टी दे दिया करें, मैं तैयार हूँ। नहीं, आप रात को भी कुछ चीजें बना के रख सकते हैं जो कि सिर्फ टेक्सटे फ्राई करनी हो। Why not? तो फ्राई तो मैं ही और करूँगा आपके ना पास सुबह भी आधा दिन आपके पास होता है जहाँ पर आप चूरा ना ले आवा। आप बना के रेडी करके रख के जाएं ताकि आपकी बेगम को सिर्फ फ्राई करना पड़े। देखिए बहाने हजार होते हैं, लेकिन जब आपने काम करना होता है तो फिर आप कर दिखाते हैं। यानी रमजान में भी काम नहीं, लेकिन खुद भी जरूरी नहीं है, क्यों ना करें। नहीं, मैंने कहा रमजान में भी मैं करूं, मैं तो ये कह रहा था। 1 महीना छुट्टी दे देते मुझे। ये देखें, ये सभी ना आपने देखा है, मर्द फौरन से मजलूमीन बन जाते हैं ना। यही बड़ा मसला होता है, विक्टिम। अच्छा, सिर्फ मजलूमीन, उन्होंने कहा मजलूमीन। हाँ, सारे मजलूम। चले, आज का रोजा हो गया आपका पक्का। भाई कुछ ना बोलो, ऑफिस गए हैं, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब हम ठीक है, इसके अंदर मैं इसको हल्का हल्का स्पून कर रही हूँ। यस, हम इसको फ्राई कर रहे हैं। देखिए, आप देखें, हाथ से कोई पैटी नहीं बनाई है, लाइक स्पून से वो किया है। और अगर नॉन स्टिक यूज़ करें तो केयरफुली स्पून यूज़ करें, ज़्यादा टक 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 करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हाथ से शेप दे दें, बेसिक मैनर से जो आपको बता रही हैं। नेक्स्ट साइड पे हमने दूसरे चूल्हे पे थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर दिया है। अगेन अ टेबल और 2 टेबल स्पून। एंड देन इसके अंदर अब हम ना चिकन को कर लेंगे, क्या करेंगे, सॉटे करेंगे विद गार्लिक, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। सो अच्छा, चिकन में डल गया अदरक और जिंजर का पेस्ट, ठीक है। और चिकन थोड़ा बहुत उड़ रहा है इधर उधर, तो उसको चुप करा देते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें इसके अंदर ताकि ये ज़्यादा तंग ना करे। ऑलराइट, मुझे की आवाज आ रही है, हो गया। अच्छा, इसके अंदर आपने ऐड करना है टिक्का मसाला। गोश्त है ये, ठीक है। आवाज से लग रहा है, मुर्गा होता तो खामोश होता है। यस, चिकन मैंने अच्छा अभी तो मुर्गी शोर कर रही है। चिकन के अंदर डल गया टिक्का मसाला बस बहुत इजी है, सही है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें मसाले क्या डल रहे हैं। टिक्का 1 go डन, फिनिश, सही है। इसके अंदर हम वेजीज ऐड कर देंगे। मेरे पास है प्याज, पूरा ही ऐड कर लेते हैं। अच्छा, फिर है टमाटर और हरी मिर्च। अच्छा, हरी मिर्च उस केस में कि अगर बच्चे खा रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्वैप कर दें शिमला मिर्च से, और अगर बड़े खा रहे हैं और उनको तीखा पसंद है तो हरी मिर्च रहने दें, ठीक है। और अगर दोनों खा रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप करें, क्योंकि इन दैट केस बच्चों का राइट पहले बनता है। आप अपने पे अलग से डाल लें। मैं तो खुद बच्चा हूँ। बस तो फिर आप स्किप ही कर दें। आप नहीं खाइएगा। नहीं उड़ो इधर उधर, चलो बस ये हो गया है। लिटरली नॉट टू मच टू डू हियर, दिस इज नाउ डन। आई एम गोना ऐड दिस मिक्सचर टू माई पैटीज ओवर हियर एंड देन ऐड चीज़, एंड देन मैं इसको कवर करके रख दूंगी तो चीज़ मेल्ट हो जाएगा। एंड यू नो, स्ट्रेस फ्री पिज़्ज़ा इज़ रेडी बेसिकली। और मिनी है तो अगर कोई कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं कि जिनको यू नो होता है कि ज़्यादा नहीं खाना या इस तरह से ऑयली नहीं खाना या क्या, तो वो भी स्किप कर सकते हैं। प्लस अगर आप लेट्स से आलू इज़ स्टार्ची और आपको आलू स्किप करना है तो आप इसको क्या कहते हैं, एक फूल गोभी होती है, एक बंद गोभी बंद गोभी से स्विच कर सकते हैं। उसको कद्दूकश करके सेम चीज़ें करके उसकी पैटी बना के और फिर उसके ऊपर सेम टॉपिंग कर लें। वैसे आप इसके ऊपर एज सॉस चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन एक इतनी बेस बना ही दी है कि मुझे चिली गार्लिक की ऐसा ज़रूरत है नहीं। ओके, यानी पेटी के ऊपर अब आप जो चिकन सौते हुआ जो आपने उसमें चीज़ें मिक्स की वो आप ऊपर टॉपिंग कर रही हैं उसकी। यप, यस। सो ये वेजी मिक्स भी हो जाएगा। वेजी लिटरली आपके ऊपर है, जो आपको पसंद है वैसे जो अवेलेबल है क्योंकि देखिए मोस्टली जब भी आप टीवी पे कुकिंग सीख रहे होते हैं या देख रहे होते हैं उसमें वो आपको ऑप्शंस दे रहे होते हैं, फिर आपने घर पे ना क्रिएटिवली उसको मैनेज करना होता है, यू नो, कि अब आपके हिसाब से उसके अंदर क्या जाना चाहिए। आपने मसाला ज़्यादा रखना है कि आपने उसके अंदर कोई स्पेसिफिक वेजी ज़्यादा रखनी है। मे बी लेट्स से किसी को वेजी नहीं खाना, उसको सिर्फ चिकन खाना है या चिकन का बनाना ही नहीं है, बीफ का बनाना है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन स्विच अप इन योर हाउस। दिस इज जस्ट लाइक अ बेस रेसिपी टू वर्क विद। लकीर का फकीर नहीं बनना। Yeah. So I'm just gonna बेसिकली सही है। ये इसको ऐड करके और इसको ढक देंगे ताकि ये अपना मैजिक साइड पे करता रहे। यस, अच्छा जी, ड्रिंक पे आ गए हैं। हमने स्टार्ट करना है स्ट्रॉबेरीज, योगर्ट एंड कंडेंस्ड मिल्क। स्ट्रॉबेरीज डालिएगा और इसमें आ जाएगा योगर्ट। म्यूजिक लबन इज बेसिकली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड योगर्ट, राइट? और ये हो गया, इसको बंद कर दिया। और हमारे पास है कंडेंस्ड मिल्क और इसमें थोड़ा सा पानी डलेगा ताकि वो सब कुछ बहुत थिक हो जाएगा ना, तो वो सिपी फ्रेंडली बनाने के लिए कि आप इजीली उसको सिप कर सकें। ये हो गया, इसमें सिपी फ्रेंडली, न्यू टर्म, सिपी फ्रेंडली बनाने के लिए कहें पी सकें उसको आराम से। तो मुझे लगा हर दिन हम सुबह से एक चीज सीखेंगे, वोकैबुलरी में इजाफा होगा। चलिए जी, गुड़ 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 स्टार्ट होने लगी है। आपकी फेवरेट आवाज है ना? एग्जैक्टली। चलिए, क्या हुआ, लाइट चली गई? ओके, हो गई। ऑलराइट, दिस इज डन। बस खत्म, सब कुछ एक साथ ब्लेंडर में डालें और घुमा दें, खत्म। इजी, ये भी ठीक है, वेरी इजी। ओके, अब ये देखें जब हैश ब्राउन मिनी पिज़्ज़ा, मिनी हैश ब्राउन पिज़्ज़ा, मिनी हैश ब्राउन पिज़्ज़ा आर रेडी। और ये देखें, अच्छा, यू कैन, आपने निकाल लिया सर्विंग डिश में और बहुत खूबसूरत लग रही है। यू कैन टोटली मेक बिग आल्सो। आप इसको ना, थैंक यू, अपनी भूख के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं कि अगर आप, ये तो मिनी है एग्जैक्टली, अगर इसकी बड़ी सी पैटी बनाएंगे तो वो यू नो बड़ा सा बन जाएगा। और आई थिंक छोटी पेटीज को हैंडल करना आसान रहता है, बड़ी को हैंडल करना जरा मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा आसान है, प्लस आप चम्मच और पोर्शन कंट्रोल भी है ना इसके अंदर, कि लेट्स से यस, इसके अंदर वो है लाइक पोर्शन कंट्रोल है। अगर कोई उस तरह से डाइट कॉन्शियस लोग हैं ना, तो वो लोग भी इजीली खा सकते हैं कि यू नो छोटा सा ही है, इतना मसला नहीं है। बिल्कुल। ओके, we're done. That's great, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत और मजेदार पकवान में आज हमने बनाया जनाब मिनी हैश ब्राउन पिज़्ज़ाज एंड स्ट्रॉबेरी लबन, जो कि दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत टेम्पटिंग हैं। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए आज दोनों रेसिपीज। सवा आफ्ताब, थैंक यू सो मच, आपने इस मजेदार पकवान में 2 रेसिपीज आज शेयर की। नाज़रीन ज़रूर ये अपने घरों में ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक हम तक पहुँचाएंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अच्छा, अब जरा एक बड़े इंटरेस्टिंग मौजू की तरफ हम बढ़ते हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े इंटरेस्टिंग बन चुका है और लोग मुख्तलिफ उसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल आते हैं और हमारे अपने जहनों में बहुत सारे सवाल आते हैं। वो ये कि जब हमने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 10 मार्च को पाकिस्तान के 14वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाया, तो उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में उनके हमरा उनकी फैमिली थी, लेकिन जो उनकी बेटी आसिफा भुट्टो ज़रदारी शरीक थी, वहाँ पर मौजूद थी। पार्टी की जानिब से फिर ये कहा जाने लगा कि वो नई खातून अव्वल बनने जा रही हैं, जिस पर जाहिर है बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या वो बन सकती है। यस, तो आज यही सवाल लेकर हम इस सेगमेंट में आपके साथ हैं। एक, खातून अव्वल कौन होती हैं? क्या वो प्रेसिडेंट की वाइफ होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ होती हैं? वाइफ ना हो तो क्या बेटी होती हैं? और अगर होती हैं खातून अव्वल जो भी,
क्या उनको तनख्वाह मिलती है, वो ओहदा क्या होता है, क्या उनको पर्क्स मिलते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, क्या मिलता है, फ़ायदा क्या होता है, तो इस पर हम बात करेंगे। हम आवाज़ के एंकर आदिल निज़ामी साथ मौजूद है। आदिल, बहुत शुक्रिया। सेगमेंट पहले तो डिफाइन ही करते हैं कि खातून अव्वल बाय डेफिनेशन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ, प्रेसिडेंट्स वाइफ, हु? देखिए, बहुत सी कंट्रीज़ का जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पहले जहाँ सिस्टम है, हाँ, पाकिस्तान में क्योंकि सदर भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे सिर्फ सदर होता है। जैसे अमेरिका की एग्जांपल ले लें, ईरान की एग्जांपल ले लें कि प्रेसिडेंशियल सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ तो डेफिनेटली जो प्रेसिडेंट की वाइफ हैं वही खातून अव्वल होंगी। अब हमारे यहाँ वज़ीर आज़म भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है, अच्छा, जो ज़्यादा एक्टिव नजर आएगा वही खातून अव्वल के तौर पे रोल प्ले करेगा। आइन में कहीं पर ये कोई आइनी ओहदा नहीं है, ये आइनी ओहदा नहीं है, कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है। फिर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये एक प्रोटोकॉल है। अच्छा। कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, जब वो किसी बैरून ममालिक में दौरे पर जाते हैं या कोई बैरून ममालिक से गेस्ट पाकिस्तान आते हैं, आला शख्सियात आती हैं, उनके हमरा उनकी जो है वाइफ साथ होंगी, तो उनके प्रोटोकॉल के लिए, या अगर पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर जा रहे हैं, प्रेसिडेंट बाहर जा रहा है, तो वहाँ उनकी जो खातून अव्वल है उनसे इंट्रैक्शन के लिए ये जो है एक से ज़्यादा खातून अव्वल हो सकती हैं एक वक्त में। हो सकते हैं डेफिनेटली। प्राइम मिनिस्टर की वाइफ भी, प्रेसिडेंट की वाइफ भी अगर वाइफ नहीं है तो अब हम बेटी की हम आज बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अमूमन जो वाइफ है वही ये पहली बार हो रहा है कि बेटी जो है खातून अव्वल की हैसियत से होंगी पाकिस्तान। इससे पहले ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको इस तरह से प्रिटेंड किया, जिस तरह उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ से ट्वीट्स की और बताया कि जी जो आसफा भुट्टो हैं वो होंगी खातून अव्वल। अगर वो इस तरह अनाउंसमेंट ना करते तो शायद इतनी डिबेट ना होती। इससे पहले अयूब खान साहब, उनकी जो वाइफ थी वो हयात थी, प्रेसिडेंसी में उनके साथ रहती थी, लेकिन वो बापर्दा थी, इस तरह से इंट्रैक्शन नहीं मीडिया से कर रही थी। तो उनकी जो साहबजादी थी, उनका नाम था नसीम औरंगज़ेब साहिबा, जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, मियां गुल हसन औरंगज़ेब, इनकी वो वालदा थी। तो उन्होंने भी बहैसियत खातून अव्वल, बेटी थी वो, साथ काम किया। एक प्रेसिडेंस है कि जिसको आप अनाउंस कर दें कि ये खातून अव्वल है, या अनाउंस ना भी करें, जो एक्टिव है, जो नजर आएगा, जो किसी डेलीगेशन को रिसीव करेगा, जो खुद किसी विजिट पर जाएगा, वो खातून अव्वल है। बिल्कुल। मिलता क्या है खातून अव्वल को? मिलता क्या है? मिलता कुछ नहीं है, एक प्रोटोकॉल है, एक आपको एक फेम मिलता है, एक नाम मिलता है। शायद यही वो फेम और एक नाम ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसफा भुट्टो को अनाउंस किया कि ये खातून अव्वल होंगी। अच्छा, अब ये बताएं ज़रा कि क्या प्रोटोकॉल की आपने बात ज़रूर की, सरकारी प्रोटोकॉल होता है, क्या कौमी ख़जाने पे बोझ पड़ता है इससे कोई? सबीन, सबसे पहले तो आप लोग ये शुक्र पढ़ें कि जरदारी साहब ने अपनी साहबजादी को ही खातून अव्वल जो है नॉमिनेट किया है। इससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मोहम्मद अली बोगरा साहब 50s में। जी। वो अमेरिका से पाकिस्तान आए थे, बड़े शॉर्ट से टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। उनके साथ उनकी एक लेबनीज सेक्रेटरी थी, उन्होंने उनको खातून अव्वल जो है वो बनवा दिया था। सिर्फ सेक्रेटरी के तौर पे थी जी वो खातून अव्वल जो है पाकिस्तान में रही सेक्रेटरी थी, खातून अव्वल बन गई। जी, खातून अव्वल रही हैं। तो कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं, उनका रिलेशन आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं और अनाउंस कर सकते हैं। पर्पस ये है कि आपने जो इंटरनेशनल जो मामलात हैं, कोई डेलीगेशंस आते हैं, आपने कहीं आना जाना है। जिस तरह आपने देखा खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो अमेरिका गए, ट्रंप से मिले, मेलानिया ट्रंप जो है उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। अगर वहाँ पे खातून अव्वल उनके साथ होती तो मेलानिया ट्रंप जो है वो उनसे खातून अव्वल से इंटरेक्शन करती। ये सारी बात खातून अव्वल पे हो रही है। मैं पूछने वाला था कि मर्द अव्वल भी तो जरदारी साहब, पाकिस्तान में एक ही, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं आई। तो इसका मतलब ये होगा कि जरदारी साहब के पास तो ये एक एजाज हासिल है कि मर्द अव्वल भी रहे हैं। उनको मर्द अव्वल भी लोग सीवी में, और खातून अव्वल जो उन्होंने लगाई है वो अपनी बेटी को लगाया है, सीवी में ऐड होगी। सीवी में ऐड हो गया। 88 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उस टाइम ये मर्द अव्वल इनको आप उस टाइम कह सकते हैं, ऑल्दो वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी। अच्छा, खातून अव्वल 3 बार रहने का एजाज़ कलसूम नवाज साहिबा के पास है। नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने और वो 3 बार खातून अव्वल बनी। इसके अलावा 2-3 ऐसी शख्सियात भी हैं जो जिनकी ओरिजिन कोई और मुल्क था। भुट्टो साहब की वाइफ थी नुसरत भुट्टो साहिबा, उनका नाम नुसरत असफ़हानी था, ईरानी ओरिजिन थी उनकी। इससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, उनकी जो मिसेस थी वो भी खातून अव्वल रही थी, वो भी ईरानी ओरिजिन थी उनकी, नहीद मिर्ज़ा उनका नाम था। और जिस तरह लेबनीज़ एक मैंने आपको पहले बता दिया। तो 3 ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनकी ओरिजिन कोई और थी और पाकिस्तान में खातून तो हो सकता है। किसी सिनेरियो में अगर 2 शादियाँ हो तो ये आप चूज ना कर पा रहे हो खातून अव्वल, आपने किसको बनाना? ये तो उनकी भी इस टाइम माशाल्लाह तो हो सकता है इसलिए कहा कि मैं किसी को नहीं बनाता, वो आसफा ही ठीक है। ये हो सकता है। बेटी की जगह 16 माह में भी जो उनकी मिसेज है नुसरत शहबाज साहब, वो एक्टिव नजर नहीं आई। ये फिर मैंने आपको कहा शुरू में एक एक्टिव रोल है
जो एक्टिव के जो है रोल प्ले करेगा, जिस तरह एक प्रेसिडेंट की वाइफ है, हमने देखा समीना अलवी साहिबा, आप लोगों ने बहुत से प्रोग्राम्स किए, उनके साथ मिलते रहे, इंट्रैक्शन करते रहे, वो खासी एक्टिव थी। ऑन द अदर हैंड जो बुशरा बीबी थी वो उस तरह से एक्टिव नहीं नजर आई। अच्छा, नहीं, ये द बॉटम लाइन इज के एक अनाउंसमेंट हो जाती है और ज़रा उसी जो एक्टिव होता है वो खातून अव्वल होता है, खजाने पे बोझ नहीं। अगर आसिफा खातून अव्वल ना भी हो, हैसियत से ना भी हो, तब भी एज अ डॉटर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको वो प्रोटोकॉल मिलेगा। कुछ प्रोटोकॉल है, लेकिन बीइंग के खातून अव्वल थोड़ा सा शायद बढ़ जाता होगा, लेकिन जो थोड़ा सा ये अब ये देखें, ये कुछ बढ़ जाएगा ना, कुछ प्रेसिडेंट वाला नहीं होगा, लेकिन प्रेसिडेंट की जो फैमिली है, दूसरी तरफ मतलब यहाँ कंपनसेशन हो रही है। देखिए प्रोटोकॉल तो लेंगे, पहले भी ले रहे हैं वो, बहसियत एक अपोजिशन पार्टी भी उनके साथ प्रोटोकॉल आपको पता है, और जिस तरह के सीरियस किस्म के थ्रेट हैं, उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा असैसिनेट हुई हैं, आपके सामने हैं। बल्कि इनके ऊपर जब इनकी लॉन्चिंग थी, इन्होंने एक जलसा किया था, बिलावल साहब जो है कोविड का शिकार हो गए थे, कोविड-19 का, तो पीडीएम मुल्तान में एक जलसा था, रैली की सूरत में ये खानेवाल जा रही थी, एक ड्रॉन इनके जो है माथे पर लगा था, उस टाइम में जख्मी भी हुई थी। इनकी लॉन्चिंग भी सॉफ्ट लॉन्चिंग 2020 में उस टाइम पे हुई थी, जब बिलावल जो है वो कोविड का शिकार थे, तो इनको जलसे जुलूसों में लाया गया, तो अभी भी उसी लॉन्चिंग का ही हिस्सा है, और तो उनको असेंबली में भी लेके आ रहे हैं। आई वाज अबाउट टू आस्क अभी, क्योंकि उस नशिस्त पे लड़ेंगी जो ज़रदारी ने छोड़ दी है, जी बिल्कुल, अब उस पर अगर लड़ेंगी और ये बन जाते तो फिर एज एन एमएनए भी रहेंगी और खातून अव्वल की हैसियत भी रहेंगी। ओके, यानी एमएनए की तनख्वाह मिल जाएगी या खातून अव्वल की का प्रोटोकॉल मिल जाएगा, खासा काम ठीक है। ठीक है, अच्छा है, बहुत शुक्रिया आदिल भाई, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपके उन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। खातून अव्वल आईनी ओहदा नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, लेकिन हाँ प्रोटोकॉल मिलता है, और ये ज़ाहिर एक हक है किसी प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, कि इसको वो नॉमिनेट कर दे एज फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। ब्रेक लेते हैं जी, साथ रहिए। कौमी ज़ुबान से मोहब्बत और बैनुल-अक़वामी ज़ुबान पर अबूर, ये काबिल होने का एक सबूत होता है, और ये सबूत दिया है गिलगित बल्तिस्तान के छोटे छोटे बच्चों ने। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में ग्रेड 5 के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी पर महारत में जो कौमी औसत है उसको पीछे छोड़ दिया है। गिलगित बल्तिस्तान ने उर्दू की अहलियत 2021 में 52% थी, जो कि अब 2023 में बढ़कर 60% हो चुकी है, और अगर अंग्रेज़ी की बात करें तो इसकी महारत 60 से 66% तक बढ़ चुकी है। अगर हम नेशनल लेवल पर देखें, उर्दू में महारत की बात करें, वो 54% पर थी और अब 50% पर आ चुकी है। अंग्रेज़ी की बात करें, वो 56% पर थी, अब 54% पर आ चुकी है, यानी कम हुई है। तो गिलगित बल्तिस्तान की इस इम्प्रूवमेंट पर आज हम बात करेंगे स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और इससे पहले साबिक चीफ सेक्रेटरी भी चुके हैं जीबी के मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, मैं अब इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखूं? एक के नेशनल लेवल पर इंग्लिश और उर्दू के हम देख रहे हैं कि अहलियत कम हो रही है, जीबी में बढ़ रही है, तो पहले हम जीबी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए कि चीज़ें बेहतर हुई? फिर 2-3 चीज़ें थी। 2 साल पहले मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी, तो जीबी में आप देखें तमाम जब हुकूमत में आते हैं तो 14-15 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एजुकेशन भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, फूड भी होता है, हेल्थ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने वहाँ फोकस किया सिर्फ 3 पे, एजुकेशन पे, IT पे और हेल्थ पे, और प्राइमरी पे ज़्यादा किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नेशनल जो हमारी एवरेज है, वो बच्चों की स्कूलों में 45% स्टंटिंग है, मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनका वजन भी कम है, उनकी हाइट भी कम है, 45%, और प्लस उनकी जो आई साइट है वो एवरेज 20 से 25% शॉर्ट साइटेड है। तो जो बच्चा जिसका ना वजन है ना उसकी हाइट है, आंखें भी उसकी कमज़ोर है, तो क्या पढ़ेगा? तो हम हेल्थ ही नहीं उसके जब ठीक, तो वो फोकस कैसे करेगा? तो हमने पहली इंटरवेंशन तो वहाँ स्कूल मील्स प्रोग्राम की। तो पाकिस्तान में जीबी में इस वक्त 82 प्राइमरी स्कूलों में 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों को दोपहर का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। वो एक नेशनल प्राइवेट ट्रस्ट, एक नेशनल ट्रस्ट था, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया, उन्होंने 40 खुद कंट्रीब्यूट किए, फिर जीबी कैबिनेट ने मजीद 40 को स्पॉन्सर किया। तो उससे ये हुआ कि बच्चों का BMI इंप्रूव हो गया, एनरोलमेंट बढ़ गई। अच्छा जी, तीसरा ये काम हुआ कि अटेंडेंस 100% हो गई। जो वालिदैन एक बच्चे को भेजते थे गरीब, वो 3 बच्चों को और भी भेज दिया, तो एक उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया, बच्चे की इंटेक इंप्रूव होगी कन्वेंशनल। वही काम हमने इस्लामाबाद में अब शुरू कर दिया, 42 स्कूलों में हो चुका है। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में खाना दोपहर का फ्री मिलता है, और वो भी वो ट्रस्ट दे रहा है। लेकिन अब हमने फैसला किया 100 डेज में, जब नई गवर्नमेंट आई है, इस्लामाबाद के 100% प्राइमरी स्कूलों में हम खाना फ्री करते हैं। तालीम बेहतर करनी है तो खाना अच्छा होना है। खाना फर्स्ट हेल्थ इंटरवेंशन है, जिसके रिजल्ट लर्निंग पे भी हैं, एनरोलमेंट पे भी हैं, अटेंडेंस पे भी हैं, ड्रॉप आउट्स पे भी हैं और रिटेंशन पे भी है। तो ये पहले इंटरवेंशन हमने ये की। दूसरा हमने ये किया, उससे हमारी एनरोलमेंट वगैरह इंप्रूव होगी। फिर बच्चियों की एजुकेशन, जो वहाँ सबसे ज़्यादा दियामर डिवीज़न में बड़ा मसला था, कंजर्वेटिव सोसाइटी है,
वहाँ आपको पता है लड़कियों के स्कूल भी जलाए गए थे, ये हुआ। तो मेरा दौरा है तो उस वक्त भी एक दिन रात को रेडिकल लोगों ने बच्चियों का स्कूल जला दिया, तो हमने उसका एक रिस्पांस दिया, 5 दिनों में वो स्कूल नया बनाया और उससे बच्चियों की एनरोलमेंट डबल होगी 5 दिनों में। तो ये एक मैसेज था। उसके बाद हमने ये किया कि तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल्स को हमने स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया, सोलराइज कर दिया। अच्छा। हाईटेक उसमें गैजेटरी ले आए, LMS सिस्टम ले आए, बच्चों को वीडियो एडिट, तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना। फिर वी स्टार्टेड मेकिंग स्कूल्स ब्यूटीफुल, कलरफुल। वो अब आपको कभी मौका मिला दिखाएंगे, वो कलरफुल किया, बच्चे अट्रैक्ट होना शुरू हुए। तो एक फ़न लविंग। फिर हमने टीचर्स की ट्रेनिंग पे फोकस करना शुरू किया। वहाँ बहुत बड़ी आगा खान एजुकेशन फाउंडेशन है, उनको हमने इंगेज किया टीचर्स की ट्रेनिंग में, वो इम्प्रूवमेंट आई। तीसरा ये कि तालीम को हमने बयानिए का हिस्सा बनाया कि आप मुझे भी क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मुझे ये कहेंगे इसने तालीम पे अच्छा काम नहीं किया, लेकिन डिबेट तालीम की हो रही है। स्कूलों में नया फर्नीचर आ रहा था, मिसिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई, नई टीचर्स की इंडक्शन हुई। फिर हमने वहाँ टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस स्कूलों में इंट्रोड्यूस कराया। फिर वहाँ पर पिंक फ्री बसेस हमने शुरू की फॉर गर्ल्स एंड टीचर्स। वो ये हुआ कि उनकी एक्सेस टू देयर स्कूल्स विद डिग्निटी इम्प्रूव होना शुरू किया। तो ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स थे। एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम लेकर आए। अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे पिछले, काकड़ साहब, उन्होंने बच्चियों को जब मिले, बच्चों ने अपनी प्रोडक्ट स्कूल में बनाई हुई थी कि हम अब बिजनेस करना चाहते हैं, हम अपना इंडिपेंडेंट। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम था जिससे इंप्रूवमेंट शुरू हुई। वो एक खाली चीज़ नहीं होती कि आपने उर्दू पर तवज्जो दी, आपने एजुकेशन पर तवज्जो दी। फिर हमने ये बड़ा ज़रूरी होता है। और एजुकेशन पे तवज्जो, हम हमेशा बात कर रहे थे, हम ये किताब रट जाए, ये बच्चे को क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी कुछ ऐसे है कि बच्चों को जब एग्जाम दे रहे हो तो बच्चे रट्टा लगा के आ जाते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं, पढ़ाई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ेंगे कैसे। तो आपने बड़ी प्यारी बात यहाँ पे की कि आपने एजुकेशन पे काम किया है। उसमें एक और चीज़ हमने ये भी बच्चों को, हमने वहाँ कैरियर फेस्ट कराए। जीबी में, गिलगित में और स्कर्दू में 20-25 हज़ार बच्चों ने 4 दिन कैरियर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें बैंकर्स, इंजीनियर्स, IT स्पेशलिस्ट, फैशन डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट्स, UN, कॉर्पोरेट प्लेयर्स, स्टैम्प स्पेशलिस्ट, तमाम लोग आए। उन्होंने अपने स्टॉल लगाए। यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों को डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस की तरफ एक्सपोजर दिया ताकि वो 1-2 स्पेसिफिक कैरियर से निकले और उनकी दुनिया एक्सपैंड हो। ये भी हमने उनको इनकरेज किया, ज़रा उनका जहन खुले। जो असल बात करने की है कि आप पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट्स को ये फोर्स करें कि वो अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एजुकेशन और IT की तरफ लेकर आए और टेक्नोलॉजी को एम्बेड करें एजुकेशन में, जो कि जरूरत है। हाँ, ह्यूमन जो नहीं है, लिमिटेशंस होती है, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी बीच में लाते हैं तो बच्चे की लर्निंग लेवल बढ़ जाता है। ये सब हुआ है उन्हीं लिमिटेड फंड्स में जो कि अवेलेबल है जीबी के 20 महीने में हुआ, या लिमिटेड फंड्स के अंदर से हुआ, या हमने प्राइवेट सेक्टर से स्पॉन्सरशिप रेज की, नॉन प्रॉफिट सेक्टर से। इवन इफ देयर वर नो फंड्स तो आप कर पाए, अब ज़रा पार्टनरशिप्स के साथ काम शुरू कर देना चाहिए, पैसा आ जाता है। वाह क्या बात है, काम शुरू कर दे पैसा आ जाता है, तो पैसा रुकावट नहीं बनता कभी भी। अच्छा, वैसे तो ज़रा सूबों का ये मामला होता है एजुकेशन, बट मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी नज़र दोबारा बाकी सूबों पर भी हो, ज़रूर होगी। आप जरूर समटाइम कंपेयर भी कर रहे होते हैं, आप ये भी देख रहे थे कहाँ अच्छा मॉडल है जो कि अडॉप्ट किया जा सकता है। जीबी में चीज़ें बेहतर हुई, ज़रा इंटरवेंशंस आपने बता भी दी, स्पेशली आपने जो हेल्थ की बात की, आपने जो फूड की बात की। बाकी सूबों में ऐसे क्या मसाइल है कि काम हो नहीं पाता? मसाइल ये हैं कि आप डिवॉल्व करें चीज़ों को। देखें, जीबी का मॉडल ये है कि वो एक छोटा सूबा है, 10 डिस्ट्रिक्ट थे, चीज़ें मैनेज होगी मेरे लेवल पे। आप डिवॉल्व से मुराद लोकल बॉडीज़ की बात, लोकल बॉडी भी कम्युनिटीज़ की बात। देखिए, प्राइमरी स्कूल को अब मैं लाहौर से नहीं डील कर सकता। आप लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करें, स्टैंडर्ड्स बना दें और लोकल कम्युनिटीज़ को रिसोर्सेज दें। अगर आपके मोहल्ले का एक छोटा स्कूल है, आपसे ज़्यादा दर्द कोई नहीं रखेगा उसको मैनेज करने सही बात है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। तीसरी बात है कि आप ब्लेंडेड लर्निंग लाएँ, टेक्नोलॉजी लाएँ, एक LED लगाएं, एक ऑफलाइन सर्वर लगाएं, एक कनेक्टिविटी थोड़ी सी दें और बच्चे को USB में सारा कंटेंट एनिमेटेड मिल रहा है, वो क्लास में बैठ के उसी टाइम स्टडी कर लेगा। तो घर में अगर वो स्मार्ट उसको फ़ोन वाले नहीं देता, स्कूल में बैठ के वो कर सकता है। तीसरा, स्कूल मील्स लाएं। आपके 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, आप गुर्बत की वजह और कोई मसला यही वजह, तो आप बच्चों को फ्री खाना दें, सिक्योरिटी दें, वो क्यों नहीं आएंगे स्कूल में जब उनको फ्री खाना मिलेगा? ये इतना मुश्किल तो नहीं। नहीं, बिल्कुल। आपका 472 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा मौजूद है, आप उसमें से सिर्फ 10 अरब रुपए स्कूल मील्स प्रोग्राम में पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दें, बच्चा आ जाएगा। और ये दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस है। और अगर आपने पहले में स्कूलों में बच्चों को स्कूल मील्स नहीं दिया, नहीं, और वो एक तो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, दूसरा वो फिजिकली प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे अगर स्टंटेड रहेंगे। जो आगे उसने नौकरी करनी है, जिसपे थोड़ी ताकत चाहिए होगी, वो उसके काबिल नहीं रहेंगे। तो आपने उस बच्चे को रिटेन करने के लिए स्कूल मील्स प्रोग्राम को लाजमी लाना है। और ये दुनिया भर में ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है
जहाँ पे स्कूल मील्स चल रहे हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं। आप इस वक्त मेरे साथ सरकारी एक स्कूल में चले जाएं इस्लामाबाद के, आप सुबह बच्चों से पूछेंगे नाश्ता कितने ने किया है, 40 की क्लास में 3-4 से ज़्यादा ने नहीं किया होगा। वजह गुर्बत है। अभी हमने उनको 14,000 बच्चों को इस्लामाबाद में प्राइमरी स्कूल में स्कूल मील मिल रहा है। इंशाल्लाह हम इसको 55,000 तक ले जाएंगे अगले 2 महीने में। अच्छा, इसमें एक बात और भी है। एक तो ज़ाहिर है बच्चों को खुराक नहीं मिलती, स्टंटिंग ज़्यादा होती है। दूसरा मामला ये है कि जिन बच्चों को मैसर भी है उनको क्वालिटी ऑफ फूड मैसर नहीं है। एट द सेम टाइम जंक फूड वाला मामला भी है। स्कूल्स में हम कैंटीन्स की अगर बात करें, कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं होती। बच्चे सुबह अगर नहीं नाश्ता कर रहे और वो रिलाई करें उस कैंटीन पर, किसी भी स्कूल में जो भी कैंटीन अवेलेबल है, जो मिल रहा है वहाँ पर वो ऐसा है कि बच्चे की जो रही सही यही वजह है कि वो भी गई। ये हमारे स्कूल मील की फीडबैक है कि बच्चों ने चिप्स खाना छोड़ दिए लेस के या किसी और ब्रांड के। वजह ये वो जब उसको हेल्दी मील, चावल, दाल, रोटी मिल रही है, प्रॉपर मील वो चूक जाएगा अच्छा, खाना। कुछ स्कूल से तो बड़ा अच्छा सिस्टम ये भी कर दिया कि उन्होंने पैसे लाने पे भी पाबंदी बच्चों की एक एज तक, एक क्लास तक उन्होंने रख दी है कि बच्चे को वो उसकी हैबिट ना डेवलप हो, घर से लंच लेके आए या फिर वहाँ पे वो प्रोवाइड करे। बार वही ना, हमने एक अल्टरनेट क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से वो बच्चे डिस्करेज हो। हमें तो टीचर्स ने फीडबैक दी, एक तो लिटर बंद हो गया, लोग जो फेंक देते थे, खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपने घर से लंच बॉक्स लाते हैं, उसको खुद ही वापस धो के ले जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। टेक्नोलॉजी को लाना ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को। हाँ, यस, वी स्टार्टेड, हमने समर कैंप्स और विंटर कैंप्स भी शुरू किए वहाँ पर। समर कैंप्स में मैं लाहौर से लम्स के 50 तलबा ले गया, उनको बुलाया, फिराया टुराया और मैंने कहा तुमने 2 हफ्ते बच्चों को पढ़ाना है। उन्होंने मैथ्स पढ़ाई, गेम डेवलपमेंट पढ़ाई, चेस सिखाया। मतलब यहाँ से PNCA के लोग गए हमारे साथ, उन्होंने बच्चों को स्कल्पचर्स बनाना सिखाए, सारा कुछ। तो 2-3 हफ्ते बच्चे पूरे GB के इंगेज रहे। फिर हमने विंटर कैंप्स में उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज किया। तो आपने बच्चों को प्रोडक्टिव काम में इंगेज करना है। फिर हमने बच्चों को अब यहाँ इस्लामाबाद में भी स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग, सो दैट दे कैन लर्न पाइथन। उनकी लर्निंग कर्व मेरी आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो यूं पिक करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। गिलगित से किसी बच्चे से भी आप बात करें तो वो इज़ वेरी इंटेलिजेंट, किसी भी पाकिस्तानी में किसी भी बच्चे से अगर बात करो, बच्चों की मेमोरी और सीखने का वो बहुत तेज़ होता है ओवरऑल। आपने बात ये है कि यहाँ पाकिस्तान का मसला ये है कि एजुकेशन का सवाल एजुकेशन सेक्रेटरी से पूछते हैं, एजुकेशन का सवाल सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछें, सेक्रेटरी प्लानिंग से पूछिए, क्योंकि पैसा उसने देना है, प्रोजेक्ट ये बड़ी दुरुस्त बात है। आप दोनों की गर्दन मेरे साथ पकड़े, फिर आप देखें रिजल्ट्स कैसे। तो बड़ी खुशी हुई इस बात पे बहुत ज़्यादा हो रही है। ये पूरी रिपोर्ट हमें शेयर करते हुए भी हमने सोचा कि हम इस पर सेगमेंट जरूर करें, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर हुकूमत चली गई, फिर अगले आगे पिछले करके चले गए और हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशें करते रहते हैं। पॉलिसी बन जाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होती। लेकिन GB ने ये करके दिखाया और इस पर वाकई पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फख्र है। GB में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनका भी क्रेडिट है, उन्होंने सपोर्ट किया, खालिद खुर्शीद साहब, अपोजिशन ने सपोर्ट किया, मैं सबको साथ लेके चला। और इसकी कीमत आपको देनी पड़ती है एजुकेशन, IT और हेल्थ पे फोकस करने की, क्योंकि दिन आपको अपनी स्पेस रिसीड करनी पड़ती है। तो आपकी प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ती है। पैसा मौजूद है, आपकी तरजीहात ठीक होनी चाहिए। सही बात है, फोकस्ड हो ना तो सारे काम हो जाते हैं। आपने बड़े दुरुस्त बीच में एक और बात भी की कि आप काम शुरू करते हैं, पैसा आ जाता है, पैसा रुकावट नहीं होती है। वानी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, साहब मौजूद पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, रमज़ान और हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। रमज़ान और हम एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान को इस वक्त एक जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो मईशत की बहाली है। मईशत को दुरुस्त सिमत में ले जाना और ज़ाहिर है आवाम को रिलीफ फराहम करना। ऐसे में जब हम पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होता देखते हैं इस अहम मामले पर, तो फिर वाकई थोड़ा दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है कि आवाम की बात कौन करेगा और आवाम की बात आखिर कब होगी। आज वज़ीर इत्तलात आता तारर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं उसका हवाला ज़रूर दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि PTI ने जो एक कैंपेन लॉन्च की हुई है, ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च की, उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। जो यूरोपियन यूनियन से मुताल्लिक बात वो कर रहे थे, जो हवाला उन्होंने दिया कि जिस तरह PTI यूरोपियन यूनियन से ये कह रही है कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए, तो ज़ाहिर है इस पर तहरीक इंसाफ ने एक रद्द-ए-अमल भी दिया। उन्होंने कहा कि इस इल्ज़ाम का मुस्तरद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बहस क्यों स्टार्ट हुई, ऐसी क्यों बातें हुई कि पाकिस्तान जो कि इस वक्त वाकई एक मुश्किल मौशी सूरत हाल में घिरा हुआ है, उसमें अगर ऐसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी तो फिर आखिर किस तरफ हम जाएंगे। क्योंकि इससे पहले हम देख भी चुके हैं कि जिस तरह PTI ने IMF को ख़त लिखा, उससे भी ज़ाहिर पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। लेकिन बहरहाल जायज़ा मिशन पाकिस्तान में है, मुज़ाकरात हो रहे हैं जो कि बहुत खुशाइंद है, जो कि पाकिस्तान के लिए IMF बाकी एक, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जाकर ऑब्वियसली ये डैमेज कर सकता है और ओवरऑल मुल्क की रेपुटेशन के लिए भी ठीक नहीं। तो इस हवाले से बात करते हैं, हमें इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान अजीब साहब ने ज्वाइन किया। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आता तारर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही आपको भी लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि आई थिंक हर एक को अदराक है कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक
एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। IMF के बगैर कोई चारा नहीं है। आई थिंक ये भी सब समझते हैं। एक तो ये क्लैरिटी है। पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग असाइड, आई थिंक एवरीवन सीरियस कि हम IMF के प्रोग्राम के साथ चले जाएं। आई थिंक उससे ज़्यादा सीरियसनेस ये चाहिए, और इस पे आज मैंने एक मजमून भी लिखा है अंग्रेज़ी अखबार में, द न्यूज़ में, कि पाकिस्तान को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर एन IMF प्रोग्राम, कि वो प्रोग्राम क्या होगा, उसके खद्दोखाल क्या होंगे, और इसको एक होम ग्रोन प्रोग्राम की तरह लेना चाहिए, ताकि सीरियसनेस जो है वो दुनिया को भी आया हो कि हम भी सीरियस हैं वो काम करने के लिए। आई थिंक कि सब जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, मैं बड़ी क्लियरली समझता हूँ कि इस वक्त एक स्प्लिट मैंडेट है, उसमें अपोजिशन का भी उतना ही किरदार है जितना ऑफ कोर्स सिटिंग गवर्नमेंट का होता है। जैसे एक और जो उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि SIFC ने मईशत की बहाली के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो वो इनिशिएटिव्स जो हैं उनके बारे में भी ज़रा बताइएगा, उन पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि IMF नागुज़ीर है, पर IMF में किस प्लान के साथ जाना है ये पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ पे डिपेंडेंट है और पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान ये 24वें प्रोग्राम में जा रहा है। अपने 76 साल हिस्ट्री में अगर कोई मरीज़ ICU में 24 बार गया हो तो उसको बड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इसलिए सब लीडरशिप्स को, एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त बहुत सोचना चाहिए कि मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है। पिछले साल 29% इन्फ्लेशन थी, इस साल 25% इन्फ्लेशन है। शरह नमू नेगेटिव थी लास्ट ईयर, इस साल मुश्किल से 2-2.5% पे ग्रो करेंगे। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। गिवन दिस सिचुएशन IMF में तो जाना नागुज़ीर है, GSP प्लस कंटिन्यू करना नागुज़ीर है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स के अलावा दे आर अ लाइफ लाइन। वो आपका एक नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज हैं जो डॉलर्स में आते हैं अलॉन्ग विद रेमिटेंसेस, जिससे आपके मुल्क का गुजारा होता है। अब अगर ये सिचुएशन किसी मुल्क की हो और आप इतनी बार IMF में गए हों और आप इतनी बार IMF में गए भी हों और उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो आपने कंप्लीट भी ना किए हों, आप यकीन करेंगे कि 21 प्रोग्राम्स पाकिस्तान इनकम्प्लीट छोड़ के आ रहा है। अब इस जगह पे खड़े हैं, एवरीवन हैज टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट टुगेदर। इसमें पहले IMF का प्रोग्राम होम ग्रोन लिखिए, कंसल्ट कीजिए, फिर जाइए IMF के पास, सो दैट आप वेल प्रिपेयर्ड हों। बजट बहुत अच्छा बनाइए ताकि कुछ रिलीफ जो है लोगों को दी जा सके, कुछ टारगेटेड रिलीफ लोगों को दी जा सके। IMF उस पर मान जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त लोग बहुत तकलीफ में हैं। IMF को कहिए कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाना है, एसेट्स कुछ लोगों को डायरेक्टली खरीद के देने हैं कि वो अपना रोजगार बना सकें, कुछ इनकम का थ्रेशोल्ड बढ़ाएं ताकि टैक्स 50,000 की इनकम पे लेते हैं उसको 70 पे ले जाएं। सो बहुत सोच डालिए, थिंक थ्रू के क्या करना चाहते हैं। SIFC एक ऐसा मैकेनिज्म है जो पाकिस्तान की इस वक्त जो इनर्शिया है सिस्टम में, मेरा ख्याल है उसको तोड़ने में एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप, ऑल द 4 प्रोविंसेस एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी सब मौजूद हैं। तो वो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच देता है आपको। दूसरी चीज़ वो ये देता है कि जो गवर्नमेंट में इनर्शिया हो जाता है, इससे क्या मतलब है, लॉ इन्फोर्समेंट का डर बहुत से लोगों को काम करने से रोकता है, ये एक हकीकत है। जो फैसले SIFC करता है वो इज्तमाही भी हैं, और दूसरी बात है कि वो चैलेंज नहीं हो सकते NAB में और लॉ इन्फोर्समेंट में, सो वो उसको थोड़ा सा इम्पेटस देता है। कुछ FDI की कोशिश हो रही है, कुछ वन विंडो बनाने की कोशिश हो रही है, कुछ हमारे जो लैंड्स हैं, ये ज़रूरी भी है कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएं खाकान साहब, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अहम है, वक्त की ज़रूरत भी है। बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत थी सर, माजरत। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ हम बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं रमज़ान और हम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक। क़ससुल अंबिया हमारा सेगमेंट रमज़ान और हम में, इसमें एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कल जिस तरह हमने बात की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, दुनिया में आने वाले पहले इंसान, अल्लाह ताला के पहले पैगम्बर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अजीम और बुलंद मर्तबे के मालिक, और एक मौके पर तमाम फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया जो सिवाय इबलीस के सब ने बजा लाया। और आज हम इसी कहानी को, किस्से को कंटिन्यू करेंगे कि हम इन इवेंट से क्या कुछ सीख सकते हैं। जो पहला कत्ल इस धरती पे हुआ उसकी बात भी करेंगे। हाबील और काबिल क्या तनाज़ा था, इस पर भी बात करेंगे। स्कॉलर डॉक्टर खुर्रम इलाही साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खुर्रम, बहुत शुक्रिया आप इस सेगमेंट के लिए। कल तख्लीक पर भी बात हुई, फ़रिश्तों से मुताल्लिक़ कुछ जिक्र हुआ, लेकिन आज हम चाहेंगे कंटिन्यू करते हैं कि जब अल्लाह ताला का हुक्म और उस हुक्म की तामील नहीं की इबलीस ने। जी बिल्कुल, फ़रिश्ते तो बिल्कुल मान गए कि आदम को इसम आते हैं, इसके पास लैंग्वेज है और ये सब चीज़ों का इल्म रखता है, और हमारा इल्म तो महदूद है और अल्लाह ने इसको ज़ायद इल्म दिया।
तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप सब इसको सजदा कीजिए, और तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। और उसने कहा कि मैं आग का बना हुआ और ये मिट्टी, और क्या सब नहीं जानते कि आग मिट्टी से बेहतर है। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात मौलाना अयूब दहलवी ने की है। मौलाना अयूब दहलवी फरमाते हैं कि याद रखिएगा, इब्लीस अल्लाह को तो मानता था, आदम को नहीं मानता था। उसने वो गुनाह किया जिसमें इंसान की हुर्मत को बजा ना लाया। तो आप इसके बाद सोच लीजिए कि अल्लाह को मानना एक बात ही, वो अल्लाह को मान रहा था, आप सामने है, इंसान की ताज़ीम नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात वो ये फरमाते हैं कि उसके इस बात में कि जो मंतकी तौर पे कई लोग कहते हैं कितनी दुरुस्त बात है भाई, आग मिट्टी से बेहतर है, लेकिन उसने क्या गलती की कि उसने अल्लाह ताला के फ़ेल को बेहतर जाना अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह की तख्लीक को कहा बेहतर है अल्लाह के हुक्म से। तख्लीक अल्लाह ने ही की थी, मिट्टी भी और आग भी, और साफ अल्लाह किसी शय के भी बदल देता। आप आगे जाके जब हम कवर करेंगे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह खालिक व मालिक है, और अल्लाह ताला ने आग के औसाफ उससे ले लिए। आग ठंडी, अब आग मौजूद है और साफ मौजूद नहीं, क्योंकि खालिक ने कहा कि तू ठंडी हो जा। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर फिर उसे कहा, अरे अब तुम फटकारे गए हो, अब तुम दूर चले जाओ। इब्लीसियत है अल्लाह से दूरी की कैफियत, जो कि एक बहुत ही नुकसानदेह कैफियत है। किसी भी इंसान के ऊपर भी आ जाए, किसी भी मखलूक के ऊपर आ जाए, अपने महबूब से दूर हो जाना। अब तुम पीछे हो जाओ, दूर हो जाओ। अल्लाह ताला ने उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जन्नत में चले जाएं, और आपकी पसली से अम्मा हवा की पैदाइश हुई। आप दोनों जन्नत में रह रहे थे, और अल्लाह ताला ने फरमाया देखो उस शजर के पास मत जाना, जिसे शजर ममनू भी कहते हैं, यानी वो दरख्त और उसका वो फल, खुसूसन जो कुछ मिसालों में सेब है और कुछ में इनार है। और फिर कहा जाता है कि वो फल क्या था जिसके ऊपर फिर शैतान ने चुपके से आके माइल किया कि आप उसे चखें। फिर दो रवायतें हैं, एक है कि कहा गया कि आपको अब्दी ज़िंदगी मिलेगी, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जो फरिश्तों जैसी है। अब इस बात में भी फिर गलती थी, क्योंकि इंसान खुद अशरफ है और फरिश्ते तो वो हैं जो इंसान को सजदा करते हैं। तो जिसको सजदा किया करते हैं, ज़ाहिरी बात है अफजल हम है। दूसरी बात जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी रिकन्स्ट्रक्शन के खुतबात में कही, वो है कि वो फल इल्म का फल था, जिसने इंसान को खुद मुख्तारी दे दी, जिसने इंसान के हवाले, अब ये कायनात उसके हवाले कर दी, और एक लामहदूद इल्म उसको दे दिया जिसमें वो खुद मुख्तार और आज़ाद हो गया। तीसरी एक रवायत जो सूफिया में मशहूर है वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने वो गलती इसलिए की, वो तो पैगम्बर हैं, हदायत याफ्ता हैं, जन्नत में है, अल्लाह के सामने है। वो गलती एक मीठी सी गलती है जिसमें ये देखी गई कि क्या आदम खुद मुख्तार हो गए हैं, क्या ये अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं, क्या ये वो बोझ कायनात का उठा सकते हैं जो इनके हवाले किए जाना है, जहाँ पे सिर्फ ये होंगे और हुक्म हक है लईसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जहाँ सिर्फ सही के बदले, मेहनत के बदले कायनात मिलेगी, जो मेहनत नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। क्या ये उस जिम्मेदारी के लिए तैयार है? खैर आदम ने वो फल चखा, और अल्लाह ताला ने कहा कि अब आपने ये गुनाह किया है। और इस वाक़े को हम हबूत आदम का वाक़या कहते हैं। कुल नाबतू एक आयत है सूरह बकरा में, जहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि अब आप यहाँ से चले जाएं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जो हैं वो ज़मीन पर आ गए। रवायात में मिलता है कि आदम अलैहिस्सलाम या तो हिंदुस्तान या श्रीलंका, लेकिन रीजन इज़ साउथ एशियन जहाँ पर वो आए हैं। हमारे खुसूसन बच्चों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, मुहक्किकीन के लिए, कि इनकी उम्र बहुत तवील थी, 1000 साल के करीब इनकी उम्र थी। अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1000 साल की उम्र और बुनियादी बातें कि अल्लाह एक और उनकी इबादत कीजिए। अब सवाल ये होता है 1000 साल की उम्र, लेकिन उन्होंने एक बड़ी सोसाइटी को स्क्रैच से शुरू करना था। हम वो जो माचिस ऐसे करके जला लेते हैं, लाइट ऐसे करके ऑन कर लेते हैं, उनके पास ये सहूलत नहीं थी, तो उनके छोटे छोटे टास्क भी बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं। दूसरे वो बहुत कदावर थे। रसूल करीम आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत आदम के कद के ऊपर कई बार बताया कि वो बहुत कदावर थे। वजह ये कि नेचर, कुदरत बिल्कुल रॉ सूरत में उनको मिली थी, जिसके लिए उनका कदावर और ताकतवर होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आगे जाके होती है वो उनके बच्चों का वाक़या, हाबील और काबील का वाक़या, जिसके बारे में आपने फरमा दिया कि काबील ने कत्ल किया। और बच्चों को याद रखने के लिए काबील और कत्ल की जो प्रोनाउंसिएशन है या आवाज़ है, सौत है, वो भी एक जैसी है। झगड़ा क्या हुआ था भाई? झगड़ा ये हुआ था कि काबील ने कहा कि वो जो फ़लाँ खातून है, मुझे उन्हीं से शादी करनी है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप लोग ऐसे कीजिए कि अपनी अपनी जो भी आपका माल है उसमें से एक माल जाके रख दीजिए, देखते हैं अल्लाह मियाँ किसका माल कबूल करते हैं। तो हाबील जो है वो दुम्बा लेकर गए, अपना बेहतरीन माल लेकर गए, और काबील जो है वो बस कुछ गंदम के कुछ खोशे ले गए और वो वहाँ जाके रख दिया। अब आप देखिए कि वहाँ पे बिजली आती है और वो हाबील की कुर्बानी कबूल कर लेती है, और उनको बहुत दुख होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किसी सफ़र पे जाते हैं तो काबील पीछे से अपने भाई हाबील को कत्ल कर देते हैं। ये कायनात का पहला कत्ल तस्वुर किया जाता है। और इसके बाद
एक कव्वा आता है और कव्वा आके ये सिखाता है कि इनको दफनाना कैसे है। मैं यहाँ अहम बात करने वाला हूँ, कदीम रवायात यूनान तारीख के मुताबिक बिल्कुल 7 का वक्त है, 2000 साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के मुताबिक कुछ भी नहीं है, वो बहुत पुराना स्पैन है। उसमें भी रवायात में इंसानों की तदरीस के लिए कव्वों और ऐसी टेल्स का, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जो कि इंतहाई मजहबी रवायत है। मज़हब ने इस रवायत को पहले इस्तेमाल किया था और आज हमारे बच्चे इससे दूर हैं। फिर कलीला और दिमना और ऐसी कई असोप फेबल्स हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों की तरबियत के लिए। ऐसी अल्लाह ताला ने फरिश्ते वो एक कव्वे को कहा कि आप जाएँ और उसको ये सिखाएँ। जब वो कव्वा आया उसने ज़मीन खोद के दिखाई, उन्होंने सीखा, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो बहुत रंजीदा हुए और उन्हें बहुत दुख लगा कि उनका बेटा कहाँ है। उसकी कमी को पूरा करने के लिए फिर अल्लाह ताला ने उनको एक और बेटा अता किया जो नबी भी थे और उनके ऊपर सहीफ़े भी आए और अपने वालिद से ज़ायद सहीफ़े आए। उनका नाम शीस अलैहिस्सलाम है और शीस के मानी अतिया या एक तोहफ़ा के होते हैं। शीस अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद जितनी तकरीबन उम्र पाई और अल्लाह ताला के पैगाम को लेके आगे बढ़े और उन पर 50 सहीफ़े उतरे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर सिर्फ 10 सहीफ़े उतरे। तो देखिए से ये भी साबित होता है कि कंपनसेशन ज़रूर होती है। अगर वो एक चीज़ आपसे लेता है तो वो आपको अता भी करता है उसके बाद, तो ये तवक्कुल होता है अल्लाह के ऊपर। तो ऐसे वाक़यात शेयर करने का मकसद भी यही होता है कि किस तरह से हमारा तवक्कुल पुख्ता हो जाए अल्लाह की ज़ात के ऊपर, कि हमें कुछ चीज़ अगर हमसे चली जाती है तो वो हमें नवाजेगा। बिल्कुल खुरम भाई, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। और कल हम किस नबी, कल हम बात करेंगे हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के बारे में। बिल्कुल, और हम बच्चों को खुसूसन बताएंगे उनके नाम से ही मानी है दर्स के। क्या बात, ही वाज द फर्स्ट टीचर, फर्स्ट मैन हु क्रिएटेड पेन। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ये सेगमेंट था कसूसुल अंबिया। ब्रेक लेते हैं रमजान और हम वापस आएंगे, साथ रहिए। जब भी हम बात करते हैं कि हम किसी मुश्किल में फंस चुके हैं और हम सोच रहे होते हैं कि तमाम रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं, और सबसे पहले जो हमारी एक चीज़ होती है कि हम आसपास के लोगों से मशवरे ले रहे होते हैं और किसी तरह से उनकी उम्मीद रखी होती है और हम हेल्प लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल जाए ताकि कोई ना कोई रास्ता बन सके। लेकिन जब तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो हमें फिर एक रास्ता, एक दरवाज़ा नज़र आता है, वो होता है दुआ का, कि हम अल्लाह से दुआ मांगे कि हमारी तकदीर किसी तरह से बदल सके, हम उस मुश्किल से निकल सकें, या जो दरवाज़ा बंद हो गया वो खुल जाए। एग्जैक्टली। तो अब रमज़ान मुबारक की बात की जाए तो ज़ाहिर है जिस तरह हम कहते हैं कि रहमतों और बरकतों का महीना है, हर घड़ी हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ हम समेटें। तो ऐसे में कहा जाता है कि रोज़े की हालत में इंसान कुछ ऐसे औकात ज़रूर होते हैं दिन में जब आपकी दुआ कबूल होती है, ज़्यादा कबूल होती है, कबूलियत का वक्त, इसकी आज हम बात करें। मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब साथ मौजूद। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया। एक तो हमने यही सुना कि अफ्तार से बिल्कुल जो पहले के लम्हात होते हैं उस वक्त दुआ कबूल होती है, तो रोज़ेदार की जो दुआ है वो किस किस वक्त में कहा गया कि कबूल ज़्यादा होती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो अफ्तार का वक्त होता है बिल्कुल अफ्तार से पहले का, और जब अफ्तार हो चुका होता है उस टाइम पे ये वो वक्त होता है जिस टाइम पे दुआओं की कबूलियत होती है। इस तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें हमें मालूम है, जैसा कि बारिश के मौसम में आजकल आपको पता है पूरे मुल्क में बारिशें चल रही हैं। बारिश के वक्त जो है वो अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। फिर अज़ान और इकामत के बीच में जो टाइम होता है उसके बीच में, फिर जुमे के दिन जो ख़ास तौर पे जो असर के वक्त का होता है इसके टाइम पे अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। फिर जो इंसान मुसाफिर होता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन बहरहाल रोज़े की हालत में होना और कोई भी नेकी वाला काम करके दुआ मांगना, उसकी अफजलियत यानी उसके अंदर जो है वो ताकत को बढ़ा देती है और उसकी शिद्दत को बढ़ा देती है। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक तो रोज़े की हालत में भी हैं, ऊपर से जो है वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे दुआ मांगना तो इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। और फिर दुआ का सलीका, उसका तरीका। हाँ, दुआ का सलीका ये कि सबसे पहली बात तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ बज़ाते खुद एक इबादत है। तो अब इस इबादत को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की यानी मसनून तरीका ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के कलिमात अदा की जाए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद करके वो कंप्लीट किया जाए। और उसके बाद जो आपने दुआ मांगनी है वो आप दुआ मांगें। तो ये उसके बाकायदा एटिकेट्स हैं। उसके अंदर एक और चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि एक सहाबी थे, उन्होंने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं अपनी दुआ के अंदर 1/3 हिस्सा जो है वो आपकी दरूद व सलाम के ऊपर जो है वो वक्फ कर देता हूँ।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इससे ज़्यादा कर दो तो कैसा। तो उन्होंने कहा चले मैं आधा हिस्सा जो है वो फिर आपकी दुरूद सलाम पे कर देता हूँ। उन्होंने कहा अगर इससे ज़्यादा कर दो तो कैसा। तो कहते फिर ऐसा करता हूँ कि 2/3 कर देता हूँ आपका और फिर बाकी अपनी दुआ मांग लूँगा। तो आपने फरमाया अगर इससे ज़्यादा कर लो तो कैसा। तो उन्होंने कहा चले मैं फिर सारा ही आप पे दुरूद सलाम भेज देता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये तरीका अपना लो, ये आदाब अपना लो दुआ मांगने के, तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कहने से पहले ही तुम्हारी दुआ सुन। हाँ, सिर्फ दुरूद सलाम कि ज़रा अल्लाह तो सुन लेता है कि आपके दिल में क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। तो इसलिए मैं ये टिप दूंगा कि देखें आप अल्लाह ताला से मांगें। ये तो जाहिर सी बात है, इंसान जब नीड में होता है तो वो मांगता है। ज़रूर मांगे दुआएं, कुछ यानी आपको कुरान मजीद में मिल जाएंगी, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना वगैरह वगैरह, बहुत सारी दुआएं। फिर आपको मसनून दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिल जाएंगी। तो ये ज़रूर मांगें आप और उसमें टाइम निकालें इनके लिए। लेकिन कुछ एक ऐसा वक्त दिन में ज़रूर रखें जिसमें सिर्फ दुरूद सलाम ही करें, कि फोकस रह के आप फोकस है कि बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी बगैर कहे हुए भी दुआएं कबूल करेगा। रजा साहब, अक्सर हम देख रहे होते हैं हमारी दुआ, हमें लग रहा होता है कि जी हमारी फलां दुआ हमने मांगी, हमारी वो दुआ कबूल नहीं हुई। जो दुआएं कबूल नहीं होती फिर उनके उसमें क्या मिलता है कंपनसेशन? उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही है कि आपने फरमाया कि दुआ जो है वो कभी ज़ाया नहीं होती। यानी उसके 3 उसके सोल्यूशंस निकलते हैं। या तो दुआ कबूल हो जाती है, या फिर ये कि वो उसके बदले कोई ऐसी मुसीबत जो आपकी तरफ आ रही थी उसको अल्लाह ताला टाल देते हैं। तो ये भी हमारे फ़ायदे की चीज़ है। और तीसरी चीज़ है कि वो दुआ दुनिया में तो कबूल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने वो आपके लिए संभाल के रख ली और जन्नत में जब आप जाएंगे इंशाल्लाह तो उस दुआ के एवज़ आपको कुछ बहुत बेहतर मिलेगा। बल्कि एक रिवायत में तो आता है कि एक इंसान जन्नत में जब जाएगा तो उसको उसके तमाम नेमतें जब अता की जाती हैं, फिर एक ख़ास दरवाज़ा खोला जाएगा। जब उसमें उसको ख़जाने दिखाए जाएंगे तो कहेगा या अल्लाह मेरे तो सारे अमाल का तो मुझे मिल गया, ये अब कहाँ से नए ख़जाने मिल रहे हैं। हज़रत फरमाया कि ये तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी। तो फिर वो शख्स उस टाइम पे विश करेगा या यानी सोचेगा कि काश कि मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, अगर मुझे ये सब कुछ मिलना था। तो याद रखें दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। और बाज़ उलमा कहते हैं कि देखिए चूँकि दुआ बज़ाते खुद एक इबादत है तो उसका सवाब तो चले वो हो कबूल या ना हो, आपको इबादत का सवाब तो बहरहाल मिल गया। बिल्कुल सही। और सर एक है इज्तिमाई दुआ का तरीका, सब मिल बैठे किसी ख़ास मामले पर दुआ कर रहे होते हैं। एक होता है इनफरादी ऐसे हम दुआ कर रहे होते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला से हम किसी तरह से कम्युनिकेट कर सकें और अल्लाह ताला को बता सकें, जो अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकें कि हमें ये चाहिए, गिड़गिड़ा कर मांग सकें। इज्तिमाई दुआ में और इनफरादी दुआ में ज़्यादा बेहतर क्या होता है? देखिए हर चीज़ का एक मौका महल होता है। इज्तिमाई दुआएं आम तौर पे जो है ना, जब उम्मत के बड़े मसाइल होते हैं उस पर इज्तिमाई दुआएं मांगी जाती हैं। जैसे कुनूत नाज़िला है, ठीक है, उसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टाइम पे भी यानी कभी फजर की नमाज में कभी ईशा की नमाज के बाद कुनूत पढ़ा करते थे। ख़ास तौर पे जो इस्लाम के दुश्मन है या जो कोई और इस तरह की मुसीबत आई हुई है उसको यानी एक मिल के अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, या फिर बारिश की दुआ की जाती थी तो वो इज्तिमाई हुआ करती थी। या हमारे आम हम तो कहते हैं कि जब किसी की सेहत की दुआ मांगनी होती है तो आम तौर पर कहा जाता है कि जी इमाम साहब से कि भाई इमाम साहब से मतलब ख़ास दरख्वास्त है कि सबके लिए कर दें। नमाज जनाजा जो है वो एक इज्तिमाई दुआ है कि मग़फ़िरत की दुआ है एक बंदे के लिए जो दुनिया से अब चला गया। तो ये इसमें तो इज्तिमाइयत मौजूद है। लेकिन बहरहाल कई दुआएं ऐसी होती हैं जो आपके और अल्लाह के बीच में होती हैं और उसमें जितना आप दिल से दुआ मांगेंगे, देखिए इज्तिमाइयत में आपकी जो पर्सनल दुआ है ना वो आप सबके सामने कैसे कलेक्टिवली मांग सकते हैं, यानी वो आपके और अल्लाह के बीच में आप रो के मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे। मैं पूछने वाला था आपसे कि दुआ मांगते वक्त रोना कितना अहम है? ये बहुत अहम है। देखें एक बच्चा है ना, वो अपनी अम्मी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो एक है कि अम्मी प्लीज़ मुझे फ़लाँ चीज़ दे दें, एक है कि अम्मी अच्छी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी अच्छी अम्मी मुझे दे देना, फिर एक है वो रो के दुआ करता है। तो अब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा वाला होता है? जहाँ पे वो रो पड़ता है और कहता है मामा प्लीज़ मुझे दे दे, माँ कहती चल तुझे जो चाहिए ले ले मेरे। और अल्लाह तो 70 माओ से ज़्यादा। तो अब सोचें कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे आप अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देते हैं कि अल्लाह मेरे दिल के ये गम है, मेरी ये परेशानियाँ, या अल्लाह तेरे पास तो करोड़ों लोग हैं तेरी इबादत करने वाले, या अल्लाह मेरे पास सिर्फ तू है, मैं तेरे अलावा कहीं जा भी नहीं सकता, तो या अल्लाह मुझे अता फरमा दे। और जब आप रो के मांगेंगे सोचें कि अल्लाह ताला क्यों नहीं आपकी दुआ कबूल करेंगे। बिल्कुल। कैसी? अच्छा, अब ऐसे में ये भी हम अक्सर कह रहे होते हैं कि ये दुआ इस बच्चे से करवा दो, कि बच्चों की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। देखिए दुआ कराने के लिए सबसे बेहतर तो चीज़ है कि आप खुद ही मांग लें, लेकिन इसमें कोई बात, इसमें जो ना शक की बात नहीं है कि हम ऐसे लोगों को जो हमें लगता है कि ज़्यादा अल्लाह से करीब हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोग जो किसी ख़ास जगह पर जा रहे होते हैं
उनको हम लोग दुआओं की रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि मिसाल के तौर पे हम अपने असातिज़ा कराम से कहा करते थे, और हम तो जब खुद हम लोग कुरान हदीस पढ़ते थे तो अपने असातिज़ा से तो हमारी तमन्ना होती थी कि वो हमारे हक़ में दुआ कर दें। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि हम लोग ये बात करते हैं। बच्चों से भी इसी मतलब ज़ुमरे में अगर कहा जाए कि जी आप भी दुआ कर दें, कोई मसला नहीं है। या फॉर एग्जांपल कोई हज के लिए जा रहा है तो आप कहते हो आप हज के लिए जा रहे हो, उम्रा के लिए जा रहे हो, भाई वहाँ जाके ख़ास दुआ करना मेरे लिए। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि बस इसी पर जो है ना वो इत्तेफाक ना कर लें कि जी अब बस आप बैठ जाएं कि बस दूसरे दुआएं करेंगे, आप अपने लिए नहीं करते। नहीं, आप ज़रूर करें, कि जो आपका मांग रहा है, आपका जो कनेक्शन है वो मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे देखें, जो दिल से आपकी आवाज़ निकलेगी ना उसका कोई और कंपैरिजन नहीं कर सकता। यानी कोई और किसी को आप कहते भी हैं वो आपके लिए कह देगा कि सर चलें इसके वालिद साहब को शिफा कामिला अजल अता फरमाए। लेकिन जब आप अपने वालिद के लिए दुआ करेंगे तो जो दुख और दर्द और जो चीज़ उसमें होगी वो कोई और कंपेयर नहीं कर सकता। और इसमें लेकिन एक बात और भी तो है कि जब वालिद अपने औलाद के लिए दुआ मांगता है तो उसके हवाले से क्या जी, वालिद के बारे में आता है कि वालिद की जो दुआ है अपनी औलाद के लिए वो कभी रद्द नहीं होती। लेकिन आमतौर पे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है माँ की दुआ जन्नत की हो। तो अब इसमें हम क्या तो बात यह कि देखें, माँ की दुआ तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं इसको अगर चेंज कर सकूँ तो मैं ये कहूँगा कि माँ ने तो आपको दुआई देनी होती है, माँ की बददुआ से डरो, माँ की बददुआ से डरो। बाप की दुआ जो है ना अपने बच्चों के हक में कभी ज़ाया नहीं जाती। बाप की दुआ हमेशा, क्योंकि बाप अक्सर औकात बिजी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं। अब जब वो बाप ने टाइम निकाला है बच्चे के लिए दुआ करने के लिए तो वो फिर अल्लाह ताला सुनेगा। लेकिन माँ तो सुबह शाम ही दुआ करती है, तो माँ की दुआ लगती है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन असल चीज़ जो डरने वाली है ना माँ की बददुआ है। हालांकि माँ बददुआ देती तो नहीं, लेकिन माँ की किसी मामले में नागवारी भी एक बददुआ की। एग्जैक्टली आप सोचें कि वो माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी कि माँ जो है ना बाकायदा तौर पर बच्चे को बददुआ देने पर। सही बात है कि माँ की बददुआ से बचे। हम इसको मौजू के तौर पर भी जरूर रखेंगे किसी और दिन के ऐसा क्या मामला होता है कि माँ बददुआ दे और कैसे आपने इससे बचना है। बस माँ की से दुआ ही दुआ लेनी है। ऐसा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। इंसान में और मिसाइल में क्या फ़र्क है? ये सवाल लेके आए आप? मैं ये सवाल लेकर आया हूँ, इंसान में मिसाइल में क्या फ़र्क है। मैं और ये रमज़ान पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है। मिसाइल सैरी इफ्तारी पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है। मिसाइल उड़ सकता है, इंसान उड़ नहीं सकता। मिसाइल कैसे उड़ते हैं? मतलब फ्यूल होता है। हाँ, फ्यूल होता है। हाँ। तो आप इंसान है, आप मिसाइल नहीं। अगर आपने ये सोच के अफ्तारी में जिस तरह मैंने और सबीन ने भी किया है, जो कि आपने नहीं करना, कि पकौड़े भी खा लेने, पकौड़े नहीं खाए, समोसे भी खा लेना, फ्रूट चाट भी खा लेना, दही बड़े भी खा लेना, खाना भी साथ ही खा लेना, पानी भी पी लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो क्या खाना है? वैसे बहुत लेम था, बहुत लेम था। अरे पूरी बात मुकम्मल नहीं हुई ना यार। आपने ये सोच के नहीं खाना कि आप मिसाइल और आपने फ्यूलिंग कर ली और पूरे सुबह शहर तक चलाएगा आपको या अगले दिन भी चलाएगा, नहीं, वो 2-3 घंटे ही आपको चलाएगा। ठीक है, तो बात यह है कि नौशीन हमारे साथ मौजूद है, हमने उनसे बात ये करनी थी कि अफ्तारी की वजह से सिचुएशन हो जाती है, मुझसे कैसे बचा जाए। नौशीन इस वक्त हमारी भी सिचुएशन ऐसी ना, अफ्तारी के बाद के बहुत ज्यादा खा लिया है, तो समझ नहीं आ रही ना। अभी मैं देख रही थी कि हाथ रुक नहीं रहा था। अच्छा देखो, बात सुनो, पेट अपना है, इसने हमारे साथ ही रहना है, इसको अपना समझ के इसमें खाना हमें अपने आप को फीड करना है। सबसे पहली चीज़ है, एक बात का खास ख्याल है, वेरी प्रैक्टिकल, कि पूरा दिन हम भूखे हैं और फिर जब हम अपना अफ्तार करते हैं तो हमारा हाथ सबसे पहले, अब तो क्योंकि आजकल सर्दी है तो प्यास भी वैसी नहीं लग रही, ना दही की लस्सी, ना हम कोई ऐसा कोई अल्कलाइन जूस सा कोई ना हल्का फुल्का। नौशीन बारिश का मौसम है तो फिर पकौड़ों समोसों का दिल भी ज्यादा करता है। नहीं, दिल करे, देखो पेट भी तो अपना है, इसके बाद भी उतने ही तो अपने और थोड़ा खाए ना, ज्यादा मत खाएं, इतना मत खाएं। देखिए एतदाल में खाएं। मैं हमेशा कहती हूँ ठीक है आप पकौड़े समोसे ना निकालें, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ वही वाली बात है कि पकौड़े भी तली हुई चीजें खा ली, समोसे भी, उसमें मिर्चें भी है, सब कुछ है। हो क्या रहा है कि आपका पेट पूरा दिन खाली है, उसके अंदर तेजाबियत ऑलरेडी हल्की फुल्की बन रही होती है। जब आप इतनी स्पाइसी फूड और डीप फ्राइड फूड आपने करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो इंडाइजेशन की तरफ आपको ले जाता है, आपको हजम नहीं होगा, आपको हाजमे के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे, आपको मल्टीपल, एक दूसरी चीज़ है कि आप डिहाइड्रेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पानी कम पी रहे हैं। आपने सहरी इफ्तारी में जैसे हम पिछले अरसे में पीते रहे हैं, वैसे से हिसाब से पानी कम आपका पी रहे हैं। ठीक है डॉक्टर नौशीन, क्या खाया जाए इफ्तारी में? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि अपनी इफ्तारी का आगाज़ अगर आप करें तो लस्सी से करें या लीमू पानी से करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो भी अपनी डिश बनानी है उसमें दही का इस्तेमाल ज़रूर रखें, चाहे वो आपकी दही बूंदियाँ हैं जो कि एयर फ्राई में भी बन सकती हैं, अब तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, पकौड़े 3-4 पकौड़े, 1 समोसा, छोटा समोसा, ये आप ज़रूर अपनी डाइट में रखें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि तुख मलंगा जो है ना, आपने एटलीस्ट किसी ना किसी एक ड्रिंक में अपने शामिल रखना है, क्योंकि उसमें हाई फाइबर है, वो पानी भी एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। ट्रस्ट मी, सर्दी और गर्मियों बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट है, और अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करते रहेंगे तो
फिर काम तो खराब है। हाँ अच्छा, और दही का इस्तेमाल आपने हर चीज़ में रखना है, कम मिर्चों वाली चीज़ें खानी है, आपने कोशिश करनी है कि डीप फ्राइड फूड एक दिन खाएं एक दिन ना खाएं। ये मैं आपकी अपने फायदे के लिए बता रही हूँ, मतलब छोड़े नहीं। हाँ, जिस दिन नहीं खाते उस दिन वो नीचे वाली आंटी भेज देती है। ओहो, नीचे वाली आंटी को बता दें आज हमारे टाइम टेबल में नहीं, आज हमने स्किप करना है। तो ये आपने चीज़ों का लिहाज में खाना, मैं तो कहती हूँ सालन रोटी से अच्छा कोई आपका इफ्तार नहीं हो सकता। खाना खाएं बस, और खाना जैसे एग्जैक्टली खाना खाएं, क्योंकि इफ्तार होते होते 6 साढ़े 6:15 हो गए, अर्ली डिनर को ले ले। पता नहीं हम हमारा क्यों कॉन्सेप्ट है कि इफ्तार जो है वो पकोड़े समोसों के अलग होना चाहिए, उसके बाद डिनर टाइम अलग होना चाहिए, और फिर सहरी अलग होनी चाहिए। मैं तो वैसे भी सिर्फ खाना खाता हूँ। और जी सिर्फ खाना खाता हूँ, उससे पहले एपेटाइजर में क्या खाता हूँ? आज जरा मौसम ऐसा था ना। अच्छा कल आपने क्या क्या खाया इफ्तारी में? थोड़ा सा क्या खाया? दही बड़े खाए थे। सुनते जा, अब आप बताइएगा कि इसके सेहत पे क्या असर आता है। दही बड़े तो स्टार्टेड विद द डेट, ठीक है, जबरदस्त खजूर, तो हाँ आधा सा ग्लास पानी का पिया था, ठीक है, जूस रादर। उसके बाद हाफ प्लेट दही बूंदी खाई थी, ठीक है, उसमें चने आलू सब कुछ था, पापड़ी भी थी, बहुत मजे का था। चाट मसाला भी डाला था? नहीं, इतना ज्यादा नहीं था। आगे थोड़ी सी फ्रूट चाट, हार्डली 3 स्पून्स, जो कि सबसे ज्यादा लेनी चाहिए। आगे सुने आगे। हाँ। उसके बाद फिर मैंने चिकन खाया था और राइस खाई, चिकन कढ़ाई थी वो। अच्छा, चिकन कढ़ाई थी, राइस थे, और थोड़ी सी फिर दही बूंदी और खाई थी। देखो टू बी ऑनेस्ट सबीन इतना बुरा नहीं है शोएब का जो मेन्यू था, बदनाम ये थोड़ा करके बता रहे हैं। देखो एक तो देखो ही नोज हाउ टू बर्न इट आउट, वी कैन सी फ्रॉम हिज फिजिक दैट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। आपने ये देखना कि आप उसे बर्न आउट भी तो करना है ना, सही बात, ठीक है, आप एंजॉय करें। रमजान इज अल्लाह ताला का सबसे मेरा ख्याल है ब्लेसिंग वाला महीना है, जिसको हम हर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। हम खाने में भी एंजॉय करें, बट हम इसका एसेंस ना भूलें। हमारा एसेंस क्या है? हमारा इसका जो मतलब है रमजान का, वो शेयरिंग है, सिर्फ हमने अपनी प्लेट नहीं भरनी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। नाज़रीन वक्त हो गया खत्म, रमजान और हम दोबारा हाजिर होंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, होला हाथ दस्तरखान पे रखिए। अल्लाह हाफिज। आप भी।